Hello everyone, welcome to It's All About Economics. For more videos and lectures on economics, you can subscribe my channel. और आज का जो लेक्चर है वो है एक मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू जिसको हम बोल रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति जनक मंदी। और हम लास्ट लेक्चर में देख कर आए कि हमने देखा कि मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू जैसे कि बेरोजगारी और राष्ट्रीय आय के निर्धारण की समस्या क्या है और क्यों ये मैक्रो इकोनॉमिक इशू में इतना इम्पोर्टेंस रखता है। और जो नेक्स्ट हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक इशू है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है महंगाई और स्टैगफ्लेशन। डायरेक्टली हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं और हम देखते हैं कि सबसे पहले कि इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति वो दर है जिस पर किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो हम बात कर रहे हैं, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का जो सामान्य कीमत स्तर है वो समय के साथ बढ़ता जाता है। तो जैसा कि अगर हम किसी वस्तु या किसी सेवा की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई वस्तु या सेवा अगर है और वो अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम लेट्स सपोज कि हम एक्स एक्सेस पे टाइम लेते हैं, वाई एक्सेस पे प्राइजेस लेते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कीमतों में जो है वो बढ़ोतरी होने पे लगी हुई है। इसका स्लोप कुछ भी हो सकता है और वो डिपेंड करेगा कि महंगाई का जो दर है वो क्या है। तो अगर ये जो कीमत स्तर है ये ऊपर की ओर चढ़ती हुई एक रेखा है, इसका मतलब कि सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसको कि हम मुद्रास्फीति के रूप में देखते हैं। इसके विपरीत अगर हम डिफ्लेशन या अपस्फीति की बात करें तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जो वस्तुएं या जो सेवाएं हैं उनकी कीमतों में गिरावट आती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यानी यहाँ पर जो प्राइजेस का जो कर्व होगा वो नीचे गिरता हुआ होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो डिफ्लेशन जो है या जिसको आप अपस्फीति बोल रहे हैं, इसका बेसिक रीज़न हो सकता है कि मार्केट में जो है वो एक्सेसिव मनी सप्लाई हो गई हो, यानी जो आपका मुद्रा की जो पूर्ति है वो अधिक मात्रा में बाजार में हो गई हो, जिसकी वजह से जो है वो ये कीमतों में गिरावट देखने को मिली हो। और या ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग, जिसको आप उपभोक्ता खर्च बोलते हैं, इसमें गिरावट आई हो, जिसकी वजह से जो है डिमांड में कमी आई हो वस्तुओं और सेवाओं की, और उसकी वजह से वस्तुओं की कीमतों में भी गिरावट आई हो। हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो मनी सप्लाई है उसका क्या रिलेशनशिप है प्राइजेस से, और हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी में जो क्यूटीएम है उसमें इसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने किस तरीके से इस रिलेशनशिप को दिखाया, उसको हम आगे के जो स्लाइड्स है उसमें देखने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम देखें तो मुद्रा का जो मूल्य है यानी जो उसकी वैल्यू है, और जो मुद्रा का जो आपका सामान्य कीमत स्तर है, जो जिसको आप जनरल प्राइस लेवल या पी से डिनोट कर रहे हैं, इन दोनों में जो है वो एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब ये है कि व्युत्क्रम संबंध होता है, यानी ये एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मुद्रास्फीति होगी, यानी सामान्य कीमत स्तरों में वृद्धि हो रही है अगर समय के साथ साथ, तो मुद्रा का मूल्य जो होगा वो कम होता जाएगा। यानी अगर इसमें वृद्धि होगी तो इसमें कमी होगी, यही इसका मतलब है। व्युत्क्रम संबंध का मतलब यही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है तो मुद्रा की जो कीमत की जो वैल्यू है, यानी मुद्रा का जो मूल्य है वो कम होगा, और उसके साथ साथ मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, यानी जो उसकी परचेजिंग पावर है, वो भी घट जाएगी। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल की तरह से आप देख सकते हैं कि जब आप किसी वस्तु को अगर आप देखिए कि मान लीजिए कि हम 1 kg जो है वो शुगर की बात कर रहे हैं, चीनी की बात कर रहे हैं, और ले सपोज़ कि 1 kg जो शुगर है वो आपको 30 रुपीज़ में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मिल रही थी। ले सपोज़ कि आपने 1 अप्रैल 2022 को ख़रीदा
1 केजी चीनी, तो उसकी जो प्राइस थी वो 30 रुपये पर केजी थी। ले सपोज़ कि आप इसी को आप 1 सितंबर को 2022 को ख़रीदते हैं और जो इसकी जो 1 केजी की जो प्राइस थी वो अब बढ़ के ले सपोज़ कि 35 रुपये हो गई हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की जो ये 1 केजी जो क्वांटिटी थी, यानी ये वस्तु थी, उसकी कीमत में क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी ये पी में क्या हुई? इंक्रीज़ हुआ। और ये जो पी में जो इंक्रीज़ हुआ, ये क्या करेगा? ये मनी की जो वैल्यू है उसको घटा देगा। कैसे? आप देखिए, अब अगर मान लीजिए कि आप 30 रुपये में अगर आप 1 केजी शुगर पहले ले पा रहे थे, तो 90 रुपये में आपको 3 केजीज़ जो है वो मिल जाएगा शुगर। लेकिन जब इसकी कीमत 35 रुपये हो गई, तो अब आपको 90 रुपये में नहीं, बल्कि 35 इंटू 3 यानी 3 केजीज़ चीनी जो भी आप ले रहे हैं, वो आपको मिलेगी 105 रुपये में। तो जो चीज़ आपको 3 केजी चीनी पहले 90 रुपये में मिल जा रही थी, वो अब आपको 105 रुपीज़ में मिल रही है। और इसी को हम बोल रहे हैं कि परचेजिंग जो पावर है, किसकी परचेजिंग पावर? इस मनी की परचेजिंग पावर जो है वो पहले से घट गई है। यानी पहले जो 90 रुपये में आपको जो जितना सामान मिल जाता था, यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए 3 केजी शुगर को कोट किया, वो अब आपको 105 रुपये में मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि परचेजिंग पावर पहले से घट गई है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी कीमतों में वृद्धि होगी, यानी जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज़ होगी, यानी इन्फ्लेशन की स्थिति होगी, तो जो वैल्यू है मनी की वो घटती जाएगी। और जैसे मान लीजिए कि आपका अगर 100 रुपये का कोई नोट है, तो 100 रुपये के नोट से पहले जितना आप सामान खरीद सकते थे, अब उतना सामान आप नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि कीमतों में वृद्धि हो चुकी है वस्तुओं और सेवाओं की। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस 100 रुपये की जो परचेजिंग पावर है, यानी जो खरीदने की क्षमता है या क्रय की क्षमता है, वो पहले से अब घट गई है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसके बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, किसके बीच में? वैल्यू ऑफ मनी और जनरल प्राइस लेवल के बीच में। अब जो हमारा केंद्रीय बैंक है, जो कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि हमारी जो है एक मौद्रिक नीति होती है, जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, और उसी की तरह से हमारी जो है एक फिस्कल पॉलिसी होती है। इसको आप बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और एक हमारी पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी। और ये फिस्कल पॉलिसी जो है, इसको आप हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। ये दो प्रमुख जो हैं वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं। ये मौद्रिक नीति जो है उसका संचालन जो है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, और जो आपकी राजकोषीय नीति है इसका संचालन जो है वो चुनी हुई सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। यानी हमारी जो लेजिस्लेटिव है वो इसको संभालती है। तो मौद्रिक नीति की जहाँ तक हम बात करें और हम केंद्रीय बैंक की बात करें, तो केंद्रीय बैंक का काम है कि जो भी हमारा मौद्रिक बाजार है उसको संभालना, जो हमारा मॉनेटराइज्ड जो भी इकोनॉमी है उसको संभालना। तो हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो चाहता है कि एक मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट जो है वो मार्केट में बनी रहे। मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट को हम 3 से 5% के बीच में मानते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको 3% लिखा हुआ मिलेगा, किसी में 3 to 5% देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं, एक आपका होता है हाउस होल्ड और एक होता है आपका फर्म्स। तो जो फर्म्स हैं वो प्रोडक्शन करके वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई को मार्केट में बढ़ा रही हैं, और फर्म्स जो है वो चाहती हैं कि उनको एक मिनिमम जो रिटर्न है वो भी मिले। तो मिनिमम रिटर्न मिलेगा कैसे? अगर कीमतों में, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी, तो फर्म में कोई भी इंसेंटिव फर्म को नहीं होगी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो वस्तुओं और उत्पादन के सेवाओं में वृद्धि तभी होगी जब फर्म्स को रिटर्न की संभावना हो, और वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं इनमें लगातार थोड़ी बहुत वृद्धि होती रहे। इसीलिए हम मॉडरेट इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन रेट जो है वो 3 या 5% के लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो ये बहुत सारी समस्याओं को पैदा कर सकती है, जैसे कि कीमतों में वृद्धि होने से मार्केट में जो है वो डिमांड जो है वस्तुओं और सेवाओं की, सबसे पहले उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ हो सकता है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये कॉस्ट पुश भी हो, और यानी वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन में की लागत में वृद्धि कर रही हो। तो ये जो है मार्केट में एग्रीगेट डिमांड को
कम करेगी, डिक्रीज़ करेगी, जिससे कि मार्केट में जो है वो मंदी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो सेंट्रल बैंक जो है वो चाहता है कि एक मॉडरेट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने के लिए एक मॉडरेट इन्फ्लेशन रेट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, जिसको कि हम 3 से 5% के बीच में आंकते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्टैगफ्लेशन पे, यानी मुद्रास्फीति जनक मंदी पर। अब मुद्रास्फीति जनक मंदी की एक विशेषता है कि ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। दो चीज़ें क्या कॉम्बिनेशन है? पहला कि इसमें भी हमको इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, यानी मुद्रास्फीति की समस्या यहाँ पर भी होगी, लेकिन इसके साथ साथ ये जो है वो धीमी आर्थिक विकास की दर से भी परिलक्षित होती है, यानी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की समस्या भी यहाँ पे होती है। तो अगर कोई इकोनॉमी दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है या दोनों चीज़ों को फील कर रही है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये स्टैगफ्लेशन की समस्या है। तो स्टैगफ्लेशन जो है ये क्या हो गया? ये इसकी विशेषता है धीमी आर्थिक विकास, और उसके साथ साथ अगर धीमी आर्थिक विकास है तो ऑब्वियस है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलेगी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलेगी, यानी आर्थिक स्थिरता देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा आपको। और इस इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के साथ साथ आपको मुद्रास्फीति जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे के। एक साथ इन्फ्लेशन भी उसी के साथ साथ में जा रही है और धीमी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी आपको देखने को ऑब्जर्व करने को मिल रही है। तो स्टैगफ्लेशन को आप वैकल्पिक रूप से ऐसे देख सकते हैं कि ये जीडीपी, यानी जिसको हमने सकल घरेलू उत्पाद बोला, उसमें गिरावट के साथ साथ मुद्रास्फीति की अवधि भी हमको देखने को मिल रही है। तो ये स्टैगफ्लेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो स्टैगफ्लेशन आपको देखने को समझ में आ रहा होगा कि ये एक बड़ी समस्या है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, जहाँ पर कीमतों में तो वृद्धि होने पे लगी हुई है, लेकिन साथ ही साथ हमको देखने को मिल रहा है कि जो जीडीपी है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है और एक तरीके का स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है, यानी किसी भी तरीके के ग्रोथ के कोई चांसेस या प्रॉस्पेक्ट देखने को इकोनॉमी में नहीं मिल रहे हैं। और इसके साथ अगर हम देखें तो मुद्रास्फीति जनक मंदी जो है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का विद इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन तो है ही, मुद्रास्फीति तो है ही, उसके साथ साथ जो है आर्थिक विकास की जो या आर्थिक वृद्धि की जो धीमी दर है, जो कि किसके साथ साथ देखने को मिल रही है? अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ, हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी की दर भी बहुत ऊंची है और आपकी जो है इन्फ्लेशन भी बहुत हाई हो रही है, और इसके साथ ही साथ आपको देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गई है या उसमें कुछ ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन की, और इससे पता चलता है कि ये दोनों समस्याएं क्यों जो है ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक मेजर इशू है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा है, हम देखना चाह रहे थे कि जो मनी सप्लाई है, या अगर आप इसको मॉनेटरी पॉलिसी रेजीम देख सकते हैं, क्योंकि मनी सप्लाई जो है मार्केट में जो मुद्रा की पूर्ति है वो मेजरली जो है वो देश के केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल बैंक होता है उसके द्वारा की जाती है। इसके साथ ही साथ मुद्रा पूर्ति के अन्य भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसको हम बाद में देखने की कोशिश करेंगे। अभी हम क्वांटिटी थ्योरी में ये देखने की कोशिश करेंगे कि मनी सप्लाई और जो कीमतें हैं, प्राइजेज हैं, वो एक दूसरे से कैसे रिलेशन रखती हैं, और उसको देखने के लिए हमको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को देखना पड़ेगा, जो कि क्लासिकल फ्रेमवर्क में डेवलप की गई है। हम देखते हैं कि दोनों ही इकोनॉमी, चाहे वो विकासशील देश हों चाहे वो विकसित देश हों, ये इन्फ्लेशन की समस्या से जो है वो जूझ रहे हैं या कभी ना कभी जूझे हैं। और अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो उनके अनुसार अगर हम देखें तो मुद्रा की जो आपूर्ति है, यानी सप्लाई है, क्वांटिटी ऑफ मनी, मुद्रा की आपूर्ति की मात्रा है, और जो सामान्य, यही जो है सामान्य मूल्य स्तर को निर्धारित करती है। इनका मानने का इनका एजम्पशन ये है कि जो आपकी जो जनरल प्राइस लेवल है, ये किसके द्वारा डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है मार्केट में मुद्रा की पूर्ति पर। ठीक है, अब ये कैसे है, इसका रिलेशनशिप आप देखेंगे तो ये यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। इन्होंने इस फॉर्मूला के द्वारा इस रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश करी, जो कि है MV इज इक्वल टू PY, और बहुत सारी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा MV इज इक्वल टू PT। अब
ये एम वी पी और वाई या टी क्या है ये अभी हम देखेंगे। इसके जो ये जो दृष्टिकोण है इसमें हम देखें जो मुद्रा का जो मात्रा सिद्धांत है ये बेसिकली है क्या। ये बोलता है कि मुद्रा पूर्ति और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को हम इस समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। अब ये समीकरण हमने आपको पहले ही बता दिया क्या है। अब इसमें देखिए ये एम क्या है, एम है जो आपका मनी सप्लाई यानी मुद्रा की पूर्ति। वी क्या है, वी है वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि आपका एक 100 रुपये का नोट है, तो ये जो 100 रुपये का नोट है ये किसी एक निश्चित समयावधि में सर्कुलेशन में कितनी बार आता है। लेट्स सपोज कि ये 100 का नोट आपसे आपकी जेब से जो है वो एक किराना स्टोर तक गया और किराना स्टोर वाले ने अपने कंजम्पशन के लिए ये 100 रुपये का नोट जो है ये जो है किसी होलसेल प्राइस वाले होलसेल के मार्केट में किसी शॉपकीपर को दिया। होलसेल वाले ने ये किसी जो है वो फैक्ट्री से या किसी फर्म वाले को ये 100 रुपये परचेस करने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये जो 100 रुपये का नोट है, एक ही 100 रुपये का नोट एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, तीसरे हाथ से चौथे हाथ में सर्कुलेट करता है, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं। तो ये कितनी बार एक इकोनॉमी में सर्कुलेट हुआ वो डिसाइड करता है कि मुद्रा की जो पूर्ति है वो कितने गुना मार्केट में बढ़ती है। तो एक 100 रुपये का नोट तो हमको मनी सप्लाई में दिख जाएगा कि ये सब जो 100 रुपये का नोट है ये जारी किया गया आरबीआई के द्वारा किसी एक फाइनेंशियल ईयर में और ये मार्केट में अभी भी है। और इसकी जो एक्चुअल सप्लाई है वो तब पता चलेगी जब हम इसकी वेलोसिटी को मेजर करेंगे या हम इसकी जो है मुद्रा के वेग को नोट करेंगे। तो ये जो 100 का नोट है ये कितने हाथों में किसी एक निश्चित समयावधि, ले सपोज कि हम एक वर्ष की बात कर रहे हैं, तो एक वर्ष में ये कितने बार इसका ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हुआ वो है वेलोसिटी ऑफ मनी। पी बेसिकली है आपका जनरल प्राइस लेवल जो आपका औसत सामान्य कीमत स्तर है। और टी या वाई जिसको आप बोल रहे हैं ये है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये एक अर्थव्यवस्था में किसी एक वर्ष में जो है वो कितना ट्रांजैक्शन टोटल मनी ट्रांजैक्शन हुए उसको दर्शाता है। और मनी ट्रांजैक्शन एक्चुअल में क्या है, मनी ट्रांजैक्शन एक्चुअल में ही आपकी जो इकोनॉमी में टोटल कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ और उनका कैसे उपभोग हुआ, कितना स्टॉक हुआ, उसी चीज़ को दिखाता है। तो हम इसको चाहे तो वाई भी बोल सकते हैं यानी समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की जो मौद्रिक मूल्य हो, या हम इसको ट्रांजैक्शन की तरह से भी देख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली क्या बिलीफ लेके चलता है, क्या एक इसमें जो इम्प्लिसिट जो एजम्पशन है वो है कि अगर हम मुद्रा का वेग और लेन देन की मात्रा को स्थिर रखें, यानी जो करेंसी है उसकी वेलोसिटी और ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम है अगर हम इसको कांस्टेंट रखें, जो कि लगभग एक वर्ष में यानी शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते क्योंकि कभी भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि कोई इकोनॉमी आज जो है वो धरातल पे है और अगले ही साल जो है वो ऊंचाइयों को छूने लगी। कोई भी इकोनॉमी होगी वो ग्रेजुअली ग्रो करती है, धीरे धीरे ग्रो करती है, और जो वहाँ के जो ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनमें भी अचानक कोई किसी तरीके का परिवर्तन कभी भी नहीं आता। तो अगर हम इन दोनों को माने कि ये दोनों लगभग जो है वो स्थिर हैं शॉर्ट टर्म में, तो धन की जो आपूर्ति है यानी जो मनी की जो सप्लाई है ये एम, ये जो है कीमत स्तर से जो ये जो संबंध बनाएगी वो उसके साथ जो उसका संबंध होगा वो एक समानुपातिक संबंध होगा कीमत स्तर के साथ। आपने देखा एम वी इज इक्वल टू पी टी, यानी आप देखिए एम अगर हम वी और टी को कांस्टेंट मान लें तो एम इसके बराबर एम वी जो सप्लाई साइड है ये आपका डिमांड साइड है, ये इसके बराबर तभी होगा जब एम में इंक्रीज हो और उसके साथ ही साथ पी में भी इंक्रीज हो। तो यही ये मानते हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं वी और टी, तो आप इसको देखिए एम मनी सप्लाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू टी डिवाइडेड बाई वी। नाउ ये और ये तो कांस्टेंट हो गए तो ये आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एम में होने वाला कोई भी इंक्रीज किस में बढ़ोतरी करेगा, पी में, यानी प्राइजेस में बढ़ोतरी करेगा। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, अगर आप इसको डिपेंडेंट वेरिएबल माने तो आपका एम वी डिवाइडेड बाई
ठीक, तो मनी सप्लाई में कोई भी जो इंक्रीज होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन में यानी उत्पादन में शॉर्ट टर्म में किसी तरीके की वृद्धि नहीं हो रही है, वेलोसिटी में किसी तरीके की वृद्धि नहीं हो रही है, तो जो अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रही है तो वो जाहिर सी बात है क्या करेगी, कीमत स्तर जो है उसको बढ़ाने की ओर अग्रसर करेगी। यानी मार्केट में जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी जो मात्रा है, उनकी जो क्वांटिटी है वो तो सेम है, तो जाहिर सी बात है अगर आप बाजार में और मुद्रा की सप्लाई करेंगे तो वो जो मुद्रा की सप्लाई है वो किसके रूप में परिलक्षित होगी, वो कीमतों के स्तर में वृद्धि के रूप में आपको देखने को मिलेगी। यानी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पहले जितनी ही है, और मात्रा पहले जितनी ही होने की वजह से अगर कोई भी लोगों की इनकम में वृद्धि होती है तो वो इनकम में जो वृद्धि होगी वो मांग में वृद्धि करेगी, और मांग में जो वृद्धि है वो सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि कर देगी। तो ये जो समीकरण है उसका बेसिक जो है वो ये है। अब ये अगर हम देखते हुए देखें कि मुद्रा का वेग और लेन देन की जो मात्रा है ये वास्तव में कभी स्थिर नहीं रहती है। अगर हम अजूम करके चलें तो हम मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन रियलिटी में अगर हम देखें तो रियलिटी में इनमें जो फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, और ये जो रिलेशनशिप MV=PT है ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रियलिटी में नहीं है जितना कि एक सिद्धांत में है। और बेसिक्स है, क्योंकि सिद्धांत जो भी होता है, कोई भी थ्योरी जो डेवलप की जाती है वो कुछ बेसिक एजम्पशंस पे की जाती है, और अगर वो एजम्पशंस में रिलैक्सेशन होगा तो जाहिर सी बात है वो थ्योरी भी जो है वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग जगह पे काम नहीं भी करेगी और काम कर भी सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम ये थ्योरी को देखें और मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट को, ये इनको हम क्या बोलते हैं, मुद्रावादी विचारधारा के लोग, तो मुद्रावादियों के विश्वास से अगर हम देखें तो ये एक प्रभावी मॉडल के रूप में काम करता है, और मुद्रा की आपूर्ति का विस्तार को मानता है प्रमुख कारण किसका, मुद्रास्फीति का। तो ये मानते हैं कि मनी सप्लाई में जो इंक्रीज है वही बेसिक रीज़न है किसका, मुद्रा की कीमतों में वृद्धि का, यानी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि का, या मुद्रास्फीति का। अब अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो मुद्रावादियों ने ऐतिहासिक रूप से मुद्रा आपूर्ति के विस्तार के परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की व्याख्या की, और इसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो मिल्टन फ्रीडमैन का नाम आता है, जो कि बोलते हैं कि मुद्रास्फीति हमेशा और हर जगह एक मौद्रिक घटना होती है। इसका जो है वो इकोनॉमी के जो रियल साइड है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्योरली जो है वो एक मॉनेटरी फिनोमेनन है, यानी एक मौद्रिक घटना है। और अगर मार्केट में किसी भी वजह से मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी, चाहे वो सेंट्रल बैंक करे या किसी अन्य वजह से, जो कि उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कमर्शियल बैंक्स भी जो हैं वो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कर सकते हैं इनडायरेक्टली, और आजकल इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मनी सप्लाई में इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन बेसिक अगर हम देखें तो कोई भी किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो मुद्रा आपूर्ति को कंट्रोल कर सकता है मार्केट में। तो अगर मनी सप्लाई जो है वो उसमें इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन में भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मॉनेटरिस्ट मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमेशा जो है फुल एम्प्लॉयमेंट का जो है वो लेवल बना रहता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल बने रहने की वजह से आप शॉर्ट टर्म में जो है वो कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते अपने प्रोडक्शन में। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन में किसी तरीके का इंक्रीज नहीं हो रहा है और लोगों की इनकम में इंक्रीज हो रहा है तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा किसको, मार्केट में प्राइजेस को। यही जो है बेसिक जो है वो एजम्पशन है मॉनेटरिस्ट का, और ये बेसिक आर्गुमेंट है मॉनेटरिस्ट का। अब हम ये देखें कि कीन्सियन क्रिटिसिज्म क्या है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, और कीन्स ने किस तरीके से जो है ये जो QTM है उसको उस पर अटैक किया। कीन्स ने ये प्रदर्शित करते हुए कि मुद्रा की जो मात्रा का सिद्धांत है वो ये मानता है कि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से हमेशा मुद्रास्फीति होगी, ऐसा नहीं होता है। अगर मनी सप्लाई में इंक्रीज से हमेशा ही जो है वो प्राइस में इंक्रीजेस हों, ये पॉसिबल नहीं है कीन्स के अनुसार। ठीक है, और उन्होंने दावा किया कि मुद्रास्फीति जो है वो कुल मांग की अधिकता के कारण होती है, ना कि हमेशा मनी सप्लाई में इंक्रीज के कारण। क्यों? क्योंकि डिमांड साइड पर जो है इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, और इनका मानना था कि अगर एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होता है और एग्रीगेट सप्लाई में उस हिसाब से इंक्रीज ना हो पाए तो जाहिर सी बात है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, या जिसको आप मांग जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो मांग जन्य मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट जो है वो कीन्स ले करके आए अपनी जो कृति थी उसमें, और उन्होंने बताया कि हमेशा ही जो है
वो सप्लाई साइड की वजह से इंक्रीज़ नहीं होगा, मनी सप्लाई में इंक्रीज़ की वजह से ही हमेशा जो है इन्फ्लेशन नहीं होता है। इसका एक प्रमुख कारण है एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। अगर मार्केट में एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को जनरेट करेगी या मांग जन्य मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है। अब कीन्स के समय से ही अगर हम देखें तो मुद्रास्फीति के अलग अलग सिद्धांत प्रस्तावित किए गए उसके बाद भी, और उसमें जो एक प्रमुख जो इन्फ्लेशन है जिसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या लागत जन्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। इसके बाद आपकी संरचनावादी मुद्रास्फीति सिद्धांत है, और इसी तरीके से बहुत सारे और इन्फ्लेशन की थ्योरीज आई जिन्होंने ये डेवलप किया कि जो मुद्रास्फीति है उसके अन्य भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यानी कॉस्टिंग अगर मान लीजिए कि बढ़ गई, फर्म्स जो भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, अगर उनकी लागत में वृद्धि हो गई तो जाहिर सी बात है उनकी कीमतों में भी वृद्धि होगी। और मान लीजिए कि मार्केट में जो है वो लेबर की प्राइस बढ़ गई, यानी लेबर का जो वेज है वो बढ़ गया, या मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गई जिसकी वजह से कैपिटल जो है वो मार्केट से उठाना महंगा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। यानी ये जो इन्फ्लेशन होगी ये सप्लाई साइड बॉटलनेक की वजह से होगी। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल जो है वो पहले से ज़्यादा महंगा हो गया हो। यानी ले सपोज कि आप शुगर की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि जो गन्ना है, शुगर केन है, गन्ना की जो प्राइजेज़ हैं वो मार्केट में हाई हैं, हो गई हैं, या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की है कि पहले से जो है अधिक जो है वो गन्ना को समर्थन कीमत मिलने लगे, यानी सपोर्ट प्राइस मिलने लगे, तो इससे कॉस्ट में इंक्रीज़ होगा, और कॉस्ट में इंक्रीज़ होगा तो शुगर की प्राइजेज़ में भी इंक्रीज़ होगा अगर किसी तरीके की सब्सिडी मार्केट में नहीं दी जा रही हो फर्म्स को या कंज्यूमर्स को। अब अगर हम देखें तो मुद्रास्फीति का विश्लेषण करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो सामान्य मूल्य जो स्तर होता है, सामान्य कीमत स्तर होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है वो आर्थिक गतिविधियों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यानी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के ही हित जो हैं इससे जुड़े हुए होते हैं। चाहे वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, दोनों के ही इंटरेस्ट जो है वो इस पर डिपेंड करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कीमतों में वृद्धि हो रही होगी तो ये एक उत्पादक के लिए या फर्म्स के लिए जो है ये एक इंसेंटिव का काम करेगा। वो चाहेंगे कि वो मार्केट में अगले साल और उत्पादन करें, और सप्लाई करें, और अच्छी कीमतें उनको मिलें उनकी वस्तुओं या सेवाओं के लिए। इसके साथ ही साथ कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है वो क्या है? कंज्यूमर चाहता है कि उसको कम से कम कीमत पर जो है वो अच्छी जो है वो वस्तु या अच्छी सेवा जो है वो उसको मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट के लिए जो है वो कितना ये एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कितना इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो कंज्यूमर को भी के भी हितों को ध्यान में रखें और प्रोड्यूसर्स के हितों को भी ध्यान में रखें। लेकिन अगर वो प्रोड्यूसर्स के हितों को अनदेखा करते हैं तो हो सकता है कि कंज्यूमर खुश हो जाए लेकिन प्रोड्यूसर्स को अच्छी कीमतें ना मिल रही हों, और वो मार्केट में जो है वो सप्लाई को जो है वो बाधित करे। और ये भी हो सकता है कि जो अगर कीमतों पे कंट्रोल ना किया गया तो कंज्यूमर्स जो हैं उनका जो हित है वो जो है बाधित हो, किसी भी तरीके से ऊंची कीमतें देनी पड़ रही हैं अगर कंज्यूमर्स को मार्केट में, तो वो गवर्नमेंट के लिए हमेशा प्रॉब्लम बना रहता है। तो कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक इशू में से अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन जो है ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू बन जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए और किसी भी गवर्नमेंट के लिए। और आर्थिक गतिविधियां जो है वो बहुत कुछ डिपेंड करती हैं इस पर। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो कि क्यों इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन जो है ये एक मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, और क्यों किसी भी गवर्नमेंट को चाहे को अपनी पॉलिसी में जो है वो खासकर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में जो है वो इन्फ्लेशन को अपनी जगह देनी चाहिए, और एक मॉडरेट इन्फ्लेशन जो है वो बनी रहे ऐसे प्रयास करने चाहिए। ना उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो मॉडरेट से ज़्यादा, और ना उसमें जो है स्लगिशनेस या जिसको हम अपस्फीति की बात कर रहे थे वो हो, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो मार्केट के जो दो सेक्टर हैं
एक हाउस होल्ड और एक जो हैं आपके प्रोड्यूसर्स जिसको आप फर्म्स बोल रहे हैं, इन दोनों के हित जो हैं वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और अगर कीमतों में कमी होगी या कीमतों में वृद्धि होगी तो ये दोनों के लिए ही जो है वो हानिकारक है। तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना, और यही जो है सेंट्रल बैंक की एक प्रमुख पॉलिसी है। और सेंट्रल बैंक का जो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मार्केट में जो है वो स्टेबलाइजेशन बना के रखे, स्थिरता बना के रखे। स्थिरता इन द सेंस कि अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखे, इन द सेंस आपकी जो इंटरनल प्राइजेज हैं, इंटरनल जो आपका स्टेबिलिटी है उसको बना करके रखे। वैसे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक्सटर्नल जो है उसको उस बैलेंस को भी बनाने की कोशिश करता है, उस स्टेबिलिटी को भी बनाने की कोशिश करता है। वो एक्सचेंज रेट के थ्रू होता है, यानी आपकी बीओपी और एक्सचेंज रेट के थ्रू होता है। उसको हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, और फॉर मोर वीडियोज़ एंड लेक्चर्स आप जुड़े रहिए। और अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम एक नए टॉपिक के साथ सामने आएँ, और एक मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है जो कि आपका मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, जो जैसे कि बिजनेस साइकिल्स, जिसको आप ट्रेड साइकिल्स या व्यापार चक्र भी बोलते हैं, और आर्थिक विकास और भुगतान संतुलन और विनिमय दर, इनकी बात हम करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए।